अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी, जो कि यकीनन आपको सुनकर काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैं अपनी स्टोरीज़ पर कमेंट्स पढ़ता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं स्टोरीज़ बहुत लेट अपलोड करता हूँ और मुझे अपने चैनल को अच्छे से कंटिन्यू रखना चाहिए। तो बेशक मैं इस चैनल को कंटिन्यू रखूँगा और स्टोरीज़ आती रहेंगी। बस अपनी स्टडी की वजह से मुझे कुछ ऐसी मसरूफियात हो जाती हैं जिनकी वजह से रेगुलर स्टोरीज़ नहीं आ पाती। लेकिन अपनी स्टडी के ख़त्म होते ही, जो कि बस 3 से 4 माह में ही हो जाएगी, फिर मैं इस चैनल पर अच्छे से काम करूँगा और आपको वीक के अंदर 4 से 5 स्टोरीज़ लाजमी सुनने को मिला करेंगी। तो बगैर इन बातों पे टाइम वेस्ट करते हुए आज की इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और पुरसकून जगह पर बैठ जाए ताकि कहानी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। मेरा नाम ट्रेविस है। मैं यूएसए का रहने वाला हूँ। मुझे घूमने फिरने का और अलग सिटीज़ में जाकर रहने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे नज़दीक अगर कोई मुझसे ये पूछे कि लाइफ का मज़ा किस चीज़ में है, तो मैं बस यही कहूँगा कि लाइफ का मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवलिंग और डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर ठहरने और घूमने में है। ये जो बात मैं बताने लगा हूँ, ये तकरीबन 6 माह पुरानी बात है। मेरे डैड एक बिजनेसमैन है और वो इतना अच्छा पैसा कमा लेते हैं कि मुझे कहीं भी जाने से पहले पैसों का नहीं सोचना पड़ता। मैं बस प्लान बनाता हूँ और जैसे ही अपने कॉलेज वगैरह से फ्री होता हूँ तो मैं आउट ऑफ सिटीज़ या आउट ऑफ कंट्री भी कभी कभी चला जाया करता हूँ। 6 माह पहले भी मैं इसी तरह के एक सफ़र पर निकला था जो कि मायामी का होने वाला था। मैं अपने इस जर्नी के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। मायामी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं पहले भी 4-5 दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन हर दफ़ा जाने पर एक अलग ही एहसास महसूस होता है और हर दफ़ा उतना ही अच्छा फील होता है कि जितना पहली दफ़ा हुआ था। मुझे मायामी जाना सबसे ज़्यादा पसंद है। और भी कुछ जगह हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस मायामी ही होती है। मैंने भी अपना सामान पैक किया और नॉर्मल रूटीन की तरह जैसे पहले मैं जर्नी पर जाया करता था वैसे ही तैयार होकर सामान पैक कर कर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। मेरी टिकट एक दिन पहले ही मेरे डैड ने करवा दी थी और मेरी फ़्लाइट शाम 4 बजे की थी। मेरे ड्राइवर ने मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ा और मेरी टिकट भी बिज़नेस क्लास की थी। जल्दी से बोर्डिंग के बाद मैं प्लेन के अंदर जाकर अपनी सीट नंबर पर बैठ गया। अपनी सीट को एडजस्ट किया और अपने मोबाइल पर सीरीज़ देखने लगा, जो कि मेरी फेवरेट सीरीज़ थी। अभी हमें टेक ऑफ किए तकरीबन 20 मिनट हुए थे और हमारी ये जर्नी तकरीबन 1.5 घंटे की थी। 1.5 घंटे में हमने मायामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से एयरप्लेन के अंदर इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस होने लगी, मतलब कि जहाज़ बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हिलने लगा, जो कि एक नॉर्मल बात होती है टर्बुलेंस वाली। लेकिन इस दफ़ा ये प्लेन कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था। लेकिन उसके बाद सब कुछ स्टेबल हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बिज़नेस क्लास सीट पर था, जिसकी वजह से इधर उधर का कुछ पता नहीं चलता। मैंने अपनी साइड की प्राइवेसी वॉल भी बंद की हुई थी, जिसकी वजह से इधर उधर के किसी पैसेंजर का कुछ पता नहीं चलता। अब इस प्लेन में एक रेस्ट एरिया भी था, मतलब जहाँ पर वॉशरूम और स्पा वगैरह था। तो मैं जल्दी से अपने सीट से उठा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम एरिया की तरफ जाने लगा। वहाँ से थोड़े ही बाहर एक बार भी बनी हुई थी जहाँ बैठकर बंदा ड्रिंक वगैरह ले सकता है। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और फ्रेश होकर बाहर आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं एक ड्रिंक लूं, लेकिन दोबारा से जहाज़ में इतनी तेज़ी से टर्बुलेंस होने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहाज़ पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से टर्बुलेंस कर रहा था और ऐसे लग रहा था कि मानो अभी हम नीचे क्रैश कर जाएंगे। बाहर में जो ग्लास वगैरह पड़े हुए थे और जो सब चीज़ें थी वो भी नीचे गिरने लगी थी। इस पॉइंट तक मैं समझ चुका था कि इस प्लेन के साथ या बाहर के वेदर के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे ही प्लेन स्टेबल हुआ, मैं जल्दी से भागकर बाहर गया। अपनी सीट की तरफ बढ़ते हुए जब मैंने इधर उधर की सीट्स की तरफ देखा
तो मैंने देखा वहाँ जितने भी लोग हैं वो मानो जैसे गहरी नींद में सोए हुए हैं। जब एक दो पर मेरी नज़र पड़ी तो उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। उसके बाद मैं बिज़नेस क्लास से निकलकर इकोनॉमी की तरफ जाने लगा। वहाँ भी मैंने बिल्कुल सेम नज़ारा देखा। जितने भी पैसेंजर्स थे वो बिल्कुल अपनी सीट्स पर निढाल पड़े हुए थे और उन सब के मुंह से खून निकल रहा था। आई डोंट नो कि क्या था, मगर ये सब कुछ देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। वहाँ पर एक मैं ही ऐसा बंदा था जो कि होशो हवास में खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से भाग भाग कर एक सीट से दूसरी सीट पर जाकर लोगों को ज़ोर ज़ोर से बुलाना शुरू किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। जब मैंने एक का हाथ पकड़कर उसकी नर्व चेक की तो पता चला कि वो ज़िंदा ही नहीं है। अब यही मैंने रैंडमली 3-4 लोगों के साथ और किया तो जिनको मैं चेक कर रहा था वो सब ही मर चुके थे। अब मेरे पसीने छूटने लगे थे। मैं यही सोच रहा था कि जो सब कुछ इनके साथ हुआ है, अगर पायलट स्टाफ के साथ भी यही सब कुछ हुआ है तो यकीनन वो भी मर चुके होंगे। और इस जहाज़ का अब क्रैश करना जाहिर सी बात है, जिसका नतीजा ये है कि अब मैं भी बस मरने वाला हूँ। ये बात जैसे ही मेरे जहन में आई, मैं नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं नहीं ऐसे मरना चाहता था, बस मैं ये दुआ कर रहा था कि पायलट किसी तरीके ज़िंदा हो और इस प्लेन को अच्छे से लैंड करवा ले। मुझे उन लोगों का भी दुख था जो लोग मर चुके थे। बस मेरे जहन में एक साथ कई सारे सवालात आ रहे थे, मतलब कि ये अचानक क्या हुआ, सब इतने सस्पिशियस तरीके से क्यों मरे और ये सब क्या हो रहा है। मेरा दिमाग चकरा रहा था कि इतनी ही देर में मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारा प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है। और एक और भी बड़ी अजीब सी बात थी कि प्लेन में सब विंडो सीट की विंडोज़ खुली हुई थी। उसके अलावा बाहर बिल्कुल घना अंधेरा नज़र आ रहा था और साथ साथ ऐसा भी लग रहा था कि जैसे ज़ोर ज़ोर की बिजली चमक रही हो। हमारा प्लेन डिसेंड कर रहा था। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि प्लेन क्रैश ना कर रहा हो, बल्कि पायलट इसको लैंड करवा रहा हो। जैसे ही प्लेन के साइड पर मुझे रोड नज़र आने लगा, मतलब रनवे नज़र आने लगा, तो उसके ऊपर लाइट्स चल रही थी और वो बिल्कुल एक अजीब सा मंजर लग रहा था। हालांकि रनवे पर सिर्फ लाइट्स ही होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन लाइट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। अब पायलट ने जहाज़ को लैंड करवाया, जिससे ये तो साबित हुआ कि पायलट जिंदा है। जैसे ही प्लेन नीचे लैंड हुआ तो मुझे एक अजीब सी सर्दी लगने लगी। पूरे जिस्म में जैसे एक सर्दी की लहर दौड़ने लगी अचानक से, और मेरे रोंगटे भी खड़े हो चुके थे। रीज़न तो नहीं पता, लेकिन ऐसा हो रहा था। प्लेन के लैंड होने के 2 मिनट बाद ही पायलट कैबिन का डोर ओपन हुआ और पायलट अंदर पैसेंजर एरिया की तरफ आने लगे। वो 2 पायलट थे और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा दिखाई दे रहे थे। और अंदर आते ही उन्होंने कहा, ओह शिट, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई बचा है। ये आखिर हमारे साथ क्या हुआ है। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि मैं जल्दी से भागकर उनकी तरफ गया और जाते जाते नीचे गिर पड़ा। हाँ, एक लड़का है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। वो जल्दी से मेरी तरफ भागे और मुझे संभालने लगे और कहने लगे कि क्या तुम ठीक हो, कोई चोट वगैरह तो नहीं आई। मैंने कहा नहीं, पर यह सब कुछ अचानक क्या हुआ है। तो वो पायलट कहने लगा कि मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आया, ना ही मेरे को पायलट को। यह हम अचानक से किस जगह पर आप पहुँचे। मैंने कहा किस जगह पर आप पहुँचे, क्या मतलब। वो कहने लगे कि 2 बार इतनी तेज़ी से टर्बुलेंस हुई और बाहर इतने घने और काले बादल अचानक से आए। उसके बाद इतने ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकने लगी और पता नहीं कैसे हमारा जहाज़ एक सर्कुलर एरिया से गुजरकर इस जगह पर आ पहुंचा, जहां पर हमारा जीपीएस भी काम करना छोड़ गया और नीचे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हमें ना ये पता चल रहा था कि हम कहाँ हैं, इस दुनिया के किस कोने में हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पूरी दुनिया पर जैसे अंधेरा छाया हुआ था कि अचानक से हमें ये रनवे नज़र आया। तो बस हमने यहीं पर लैंड कर दिया और उसके बाद हम तुमसे मिले।
ये लोग कैसे मरे, क्यों मरे, ये हम भी नहीं जानते। ये तो बस अब बाहर जाकर ही पता चलेगा कि हमें कहीं से कोई मदद मिलती है या नहीं। ये कहकर हम पैसेंजर एरिया वाली जगह से ही इमरजेंसी स्लाइड को नीचे गिराकर बाहर निकलने लगे। बाहर निकलकर हमें काफ़ी ज़्यादा मनहूसियत सी फील हो रही थी। हवा में काफ़ी ज़्यादा भारीपन था और अजीब सा डर भी लग रहा था। इसके साथ साथ सर्दी भी बहुत ज़्यादा शदीद थी। अब वो अपने जीपीएस पे चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो किस जगह पर हैं, तो ना ही उनका कंपास काम कर रहा था और ना ही जीपीएस। कंपास की नीडल तो बस ज़ोर ज़ोर से घूम रही थी। पायलट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने आपस में कोई बात की। तो एक पायलट जहाज़ में गया ऊपर और ऊपर से वॉकी टॉकी लेकर नीचे आ गया और आकर उसने एक वॉकी टॉकी खुद रखा और एक दूसरे पायलट को दिया और कहने लगे कि हमें 2 का ग्रुप बनाकर यहाँ पर डिवाइड होकर मदद ढूंढनी चाहिए। एक पायलट मेरे साथ जाएगा और एक अकेला। लेकिन मैं उनको कहने लगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर इधर जाना चाहिए। मुझे इस जगह से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, ये जगह बहुत अजीब लग रही है, इसलिए हमें एक साथ मिलकर यहाँ पर चलना चाहिए और मदद ढूंढनी चाहिए। तो दोनों पायलट भी मेरी इस बात से रजामंद हो गए और हम तीनों उधर जंगल की तरफ जाने लगे। बताता चलूं कि जिस रनवे पर हमने लैंड किया था, वो रनवे और एयरपोर्ट ऐसा लग रहा था जैसे पत्नी किस सदी का, बिल्कुल बंजर खस्ता हाल। ऐसे लग रहा था कि हम टाइम ट्रैवल करके पीछे आ चुके हैं। उस एयरपोर्ट के चारों तरफ जंगल था, जहाँ से रनवे शुरू हो रहा था और जहाँ पर रनवे ख़त्म हो रहा था वहाँ भी जंगल ही था। और साइड से भी वो रनवे अजीबो गरीब तरह के दरख्तों से घिरा हुआ था। ऐसे दरख्त हमने पहले कभी नहीं देखे थे। हम जंगल के अंदर जाने लगे। हमारे पास टॉर्च भी थी। हम उस टॉर्च के सहारे आगे बढ़ते जा रहे थे, तो हमें अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि दूर कहीं पर कोई चीज़ है। तो जल्दी से उस पायलट ने अपनी लाइट को ऑफ किया, तो हमें उस जगह के अंधेरे में नज़र आने लगा वो जो भी चीज़ थी उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। उसके और करीब जाने पर पता चला कि वो कोई मशीनिक चीज़ है, मतलब मशीन टाइप कोई रोबोट है। इतनी ही देर में 1-2 रोबोट और भी वहाँ पर आ गए और जब वो एक दूसरे की तरफ देखकर कम्युनिकेट कर रहे थे तो उनके अंदर से ऐसी आवाज़ें निकल रही थी जैसे किसी माल फंक्शन मशीन्स के अंदर से निकलती हैं, और वो उसी से आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। अभी वो 3 मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर ही रही थी कि पीछे से अजीबो गरीब एक चीज़ अचानक से बाहर निकली कि जिसके हाथ में उन मशीन टाइप रोबोट्स का रिमोट था। तो उसने उस रिमोट पर क्लिक किया और वो रोबोट्स पीछे की तरफ जाने लगे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। उसके पूरे मुंह पर ऐसे टेंटिकल्स थे जैसे कि ऑक्टोपस के होते हैं। उसकी सिर्फ एक ही आंख थी और हाथ भी ऐसे थे कि उन पर बस 2 उंगलियां थीं और लंबे लंबे हाथ जो कि उनके घुटनों से भी नीचे तक जा रहे थे। और उस तरह की और भी चीज़ें वहाँ आ पहुँची थी। अगर मैं उनकी हाइट की बात करूँ तो उनकी हाइट कम से कम भी 10 फुट थी। 10 फुट उनमें सबसे कम हाइट थी, बाकी उससे भी बड़े बड़े थे। उनके साथ डॉग्स भी थे। ऐसे डॉग्स नहीं कि जैसे हमारी दुनिया में होते हैं, वो डॉग्स भी उन्हीं की तरह अजीब व गरीब थे। हम जो कुछ देख रहे थे हमें उस पर यकीन नहीं हो रहा था। हम दरख्त के पीछे छुप कर ही उनको देख रहे थे और उनकी नज़र अभी तक हम पर नहीं पड़ी थी। हम समझ चुके थे कि यहाँ पर हम सेफ नहीं हैं, लेकिन अभी जो कुछ आगे होना था उसका तो हमारे गुमान में भी नहीं था। अभी तक तो हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि ये चीज़ें हमें पकड़कर पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगी, एक्सपेरिमेंट या कुछ और, क्या ये एलियंस हैं या कोई और चीज़, और हम यहाँ पर पहुँच कैसे गए। ये सब कुछ हमारी समझ से बाहर था, लेकिन फ़िलहाल हमें उनसे छुपना था। हम दरख्तों के पीछे से होते होते उनसे दूर जा रहे थे और साथ साथ उन पर नज़र भी रखी हुई थी। वो 6-7 के ग्रुप में हमारे प्लेन की तरफ जाने लगे
हम भी दरख्तों का कवर लेते हुए उनके पीछे जाने लगे, उनसे एक मुनासिब डिस्टेंस मेंटेन करके। जैसे ही हमने देखा कि वो प्लेन के पास पहुंच चुके हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से आपस में कुछ बातें करने लगे। मतलब ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हों। वो जल्दी से प्लेन के अंदर जाने लगे और उसके बाद अंदर जितने भी पैसेंजर मरे हुए थे उनकी बॉडीज़ को वो प्लेन से बाहर फेंकने लगे। उन्होंने एक भी बंदे की बॉडी को अंदर नहीं छोड़ा और वो उनको जिस तरह से फेंक रहे थे, ये देखकर हमें ये तो समझ आ चुकी थी कि इनसे किसी खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जो भी आगे होना था वो तो हमारी सोच में भी नहीं था। वो पता नहीं अपने मुंह से कोई ऐसी आवाज़ निकालने लगे जो कि कानों में काफ़ी ज़्यादा चुभ रही थी। उसके बाद पता नहीं कहाँ से उन जैसे सैकड़ों वहाँ आ पहुँचे और जो भी बॉडीज़ उन्होंने एयरप्लेन से बाहर निकाली थी वो उनको खाने लगे। ये देखकर हम बिल्कुल सुन रह गए। हमें अब समझ नहीं आ रहा था कि हम पीछे जाएं, भागें या क्या करें। हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। हमें वहाँ से भागने का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि हम उनकी दुनिया में थे और यहाँ से भागकर हम कहाँ ही चले जाएंगे। हमारे पास वाहिद सहारा यही था कि हम अपने प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ाएं और फिर जहाँ तक मुमकिन हो सके उसको चलाएं। कम से कम इस मौत से बेहतर तो यही है कि हम प्लेन में ही क्रैश करके मर जाएं। ये बात मैंने दोनों पायलट से की तो पहले तो उन्होंने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो बस उसी चीज़ों की तरफ देख रहे थे। दोबारा मेरे उनको ज़ोर से हिलाने पर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। तब मैंने उनको दोबारा से ये कहा कि हमें किसी तरीके इस प्लेन में जाकर इसको उड़ा लेना चाहिए और इस जगह से दूर चले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्लेन को कैसे उड़ाएंगे, वो चीज़ें अभी भी यहाँ खड़ी हैं और प्लेन में फ्यूल भी आता है जिसकी वजह से हम प्लेन को ज़्यादा देर तक हवा में उड़ा भी नहीं सकते। तो हमने ये डिसाइड किया कि जब वो चीज़ें यहाँ से काफ़ी दूर चली जाएंगी तो हम एयरपोर्ट पर सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर वहाँ पर कोई फ्यूल टैंकर खड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने प्लेन से उतरते हुए एक फ्यूल टैंकर देखा था। अब ये नहीं पता कि उसके अंदर फ्यूल था या नहीं। हम बस उधर ही झाड़ियों के अंदर छुपकर उनके वापस जाने का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने तकरीबन आधे से पौने घंटे के अंदर जितनी भी डेड बॉडीज़ थी उनको ऐसे खाया था कि वहाँ पर अब उनका नामो निशान तक नहीं था और जो खून नीचे भी लगता था, मतलब कि रनवे पर, वो उसको भी ऐसे चाट कर साफ कर देते थे कि मानो वहाँ पर कुछ था ही नहीं। अब जैसे ही वो जंगल के अंदर वापस जाने लगे तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे और उनके जाने के 15 से 20 मिनट बाद बस हम ये श्योर कर रहे थे कि वो जंगल के काफ़ी अंदर तक चले जाएं, उसके बाद ही हम प्लेन की तरफ जाएं। अब हम जल्दी से प्लेन की तरफ बढ़ने लगे। पायलट को मैंने उस टैंकर की तरफ इशारा किया जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और उस टैंकर के अंदर फ्यूल मौजूद था और वो टैंकर बिल्कुल दुरुस्त हालत में खड़ा हुआ था। हम उसको चलाकर आराम आराम से बिल्कुल प्लेन के सामने लाए, प्लेन के विंग वाली साइड पर, और प्लेन को रिफ्यूल करने लगे। एक पायलट जहाज़ के अंदर मौजूद था और दूसरा पायलट और मैं, हम जहाज़ के बाहर खड़े हुए बस वेट कर रहे थे कि जैसे ही ये प्लेन रिफ्यूल होता है तो हम जल्दी से इस टैंकर को डिस्कनेक्ट करके इसको रनवे से हटा देंगे और फिर हम इस जगह से दूर चले जाएंगे। हमें यह तो नहीं समझ आ रही थी कि यहाँ से कैसे निकलना है, लेकिन हम इतना ज़रूर समझ चुके थे कि हमें अगर मरना भी है तो इन चीज़ों के हाथ होने। दिल में बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही थी और वो टाइम गुजर ही नहीं रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ें अभी आईं तो अभी आईं। इतनी देर में ऊपर से पायलट ने इंडिकेशन दिया कि जहाज़ में फ्यूल भर चुका है। ये बात सुनते ही हम जल्दी से उसको डिस्कनेक्ट करने लगे एयरप्लेन के साथ से, और उसके बाद वो पायलट उस टैंकर को चलाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगा रनवे को क्लियर करने के लिए। इतनी देर में मैं जहाज़ के ऊपर जाने लगा तो पायलट ने मुझे एक नाइफ़ दी और जो इमरजेंसी स्लाइड हमने ओपन की थी उसकी वजह से वो डोर बंद नहीं हो सकता था। तो उसने मुझे कहा कि तुम इस स्लाइड को
आहिस्ता आहिस्ता करके इस नाइफ की मदद से काट दो, लेकिन ज़रा जल्दी करना। अब मैं जल्दी जल्दी से उस स्लाइड को काटने लगा और मुझे वो करने में 1 से 2 मिनट ही लगे। ये करके मैं उस पायलट का इंतज़ार करने लगा कि जिसको हाथ की मदद से मैं ऊपर खींच लूँ। अभी वो पायलट उधर टैंकर खड़ा कर ही रहा था। वो हमसे तकरीबन 200 से 300 फुट की दूरी पर था और वो पैनिक कर रहा था, मतलब डरा हुआ इधर उधर देख रहा था। अब जब वो टैंकर से उतरकर वापस आने लगा तो मैंने देखा कि जंगल की तरफ से वही चीज़ें दोबारा रनवे की तरफ आ रही थीं और वो बिल्कुल शोर मचाते हुए पागलों की तरह हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वो पायलट की तरफ गए जो कि नीचे टैंकर पर मौजूद था, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि प्लेन के ऊपर भी कोई मौजूद है। लेकिन जो पायलट प्लेन के आगे मौजूद था वो जल्दी से पीछे आया और उसने डोर बंद करने में मेरी मदद की और हम जल्दी से पायलट सीट्स की तरफ बढ़ के डोर को लॉक कर दिया। अब वो मेन पायलट की सीट पर बैठा और मुझे को पायलट की सीट पर बिठा दिया। हमारी आंखों के सामने वो मंजर था कि जिसमें वो सारी चीज़ें उसको पकड़कर चीर फाड़ डाल रही थी। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हम अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमें सिर्फ अपनी जान बचानी थी। पायलट ने जल्दी से थ्रस्ट को ऑन किया और जहाज़ रनवे पर चलने लगा। जैसे ही उन एलियंस ने यह देखा तो वो भागकर प्लेन की तरफ बढ़ने लगे और उनकी हाइट इतनी ऊंची थी कि मानो वो एक हाथ से ही प्लेन के ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद विंडोज़ को तोड़कर हमें भी बाहर निकाल देंगे। लेकिन लकीली वो जहाज़ की थ्रस्ट की वजह से इतनी स्पीड हो चुकी थी कि वो एलियंस पीछे छूटते जा रहे थे और देखते ही देखते हमने उस जहाज़ को टेक ऑफ कर लिया और वो चीज़ें हमें नीचे से खड़े होकर देख रही थी। वाकई ही ये मंजर अनरियल लग रहा था और मैं मुसलसल यही सोच रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमें किस तरफ को जाना है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इतनी ही देर में हमारे एयरप्लेन की डेंजर अलार्म ऑन हो गई और उस पर अलर्ट सिग्नल आने लगा, मतलब कि हमारे प्लेन के इंजन फेल हो चुके थे। आई डोंट नो कि क्यों, हो सकता है उस टर्बुलेंस की वजह से, लेकिन बस अब यही हमारी किस्मत थी। उस पायलट ने जितना हो सके उतना मुमकिन किया कि हम कहीं पर सेफ लैंड करें, इसीलिए उसने एयरप्लेन की थ्रस्ट को बिल्कुल कम कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके प्लेन को नीचे उतारने लगा। और जब बिल्कुल हम दरख्तों के करीब पहुंच गए, और उस जगह से तो हम तकरीबन 80 या 100 किलोमीटर दूर निकल आए थे, अब हमें फील हो रहा था कि दरख्तों की टहनियाँ और शाखें प्लेन के साथ टकरा रही हैं और फिर देखते ही देखते हमारा प्लेन उन दरख्तों के अंदर क्रैश हो गया और हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ। हम उधर ही बेहोश हो गए। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं यूएसए में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे डैड मेरे साथ बैठे हुए थे। जब मुझे होश आया तो मैं अपने रूम और डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और साथ ही साथ खुश भी हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये सब मेरा ख्वाब था, लेकिन फिर मेरे जिस्म पर कुछ ऐसे निशान थे मानो कि उस क्रैश के दौरान मुझे चोट लगी थी, काफ़ी गहरी चोटें भी लगी हुई थी। तो जब मैंने अपने डैड से पूछा कि ये सब क्या है तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मायामी में तुम्हारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, तो उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया था और तुम्हें शायद कुछ याद नहीं होगा क्योंकि उसके बाद तुम्हें अभी होश आ रहा है। लेकिन मेरे डैड को ये नहीं पता था कि मेरे साथ असल में क्या हुआ है। जब मैंने न्यूज़ देखी तो उसमें भी यही बताया जा रहा था कि जहाँ पर वो प्लेन क्रैश किया था कि वहाँ पर सिर्फ एक पायलट और सिर्फ मैं ही जिंदा बचे हैं। उसके अलावा वहाँ पर किसी की डेड बॉडी तक नहीं मिली, ना ही दूसरे पायलट की। ये न्यूज़ सुनकर तो मुझे बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि जो सब कुछ मेरे साथ हुआ था वो इन रियल था। मैंने बहुत कोशिश की उसके बाद उस पायलट से मिलने की, क्योंकि वो भी इसी इंसिडेंट से होकर आया था, लेकिन मैं दोबारा कभी भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि ना ही मुझे उसका घर पता था, ना ही इन्फॉर्मेशन, और जिस किसी के पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा था। वो दिन गया और आज का दिन है। ये मिस्ट्री अभी भी मेरे जहन में वैसे ही घूम रही है और मैं अभी भी उतनी ही कोशिश में हूँ कि किसी तरीके इसको सोल्व कर दूँ।
और उस पायलट को दोबारा मिल सकूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में मैं ज़रूर इसकी तह तक जाऊंगा कि आखिर वो क्या हुआ था। और जब मुझे ये पता चल गया कि वो उसकी असल वजह थी क्या, जो हम कहाँ पहुँच गए थे या ये सब क्या था, पता चलते ही मैं आपके साथ ये बात भी ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोग ऐसी और भी स्टोरी सुनने के लिए तैयार होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।